हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं काव्य के बारे में। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? काव्य। तो काव्य का अर्थ क्या होता है? तो काव्य का अर्थ होता है कविता या पद्य। ठीक है। काव्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इनको काव्य का जनक कहा जाता है। काव्य की परिभाषा क्या है? शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहा जाता है। फिर से सुन लें, शब्द, अर्थ अथवा इन दोनों को मिला दिया जाए, शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने काव्य की अलग अलग परिभाषा दी है, जिनमें नाम आपको बता दूं, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट और रामचंद्र शुक्ल ऐसे विद्वान हैं। इन्होंने काव्य को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो कोर्स में है आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। इनकी परिभाषा 99% फिक्स रहती है कि पेपर में पूछी ही जाती है, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या विकल्प में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा? तो इन्होंने कहा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये काव्य की इन्होंने परिभाषा दी, और इसका अर्थ क्या होता है? रसात्मकम मतलब रसयुक्त, वाक्यम यानी वाक्य ही क्या है? काव्य है। अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ऐसा किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। क्लियर हो गया? तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तब आपको यही लिख देना है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। विकल्प में यह प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? या तो परिभाषा डायरेक्टली लिख दी जाती है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा दी है अपने आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है। इस वीडियो में अपन काव्य को पूरा कवर करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आपको केवल वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। चलिए अब आगे पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार जो है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ? रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली ही काव्य है। ऐसा किसने कहा है? पंडित राज जगन्नाथ ने। अब देखिए, आपको मैं याद करने के लिए बता दूं, जैसे देखिए पंडित राज जगन्नाथ, तो राज जगन्नाथ जो है इनका शुरुआती अक्षर क्या है? रा। ठीक है। तो आप याद रखे रहना कि रमणीय अर्थ यानी रा से शुरू होने वाली परिभाषा इन्हीं की है, क्योंकि इन दोनों में से आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ दोनों में से परिभाषा पेपर में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अपन को पता चल गया कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसकी परिभाषा है? तो रमणीय यानी रा और राज यानी कि राज जो हैं राज जगन्नाथ यानी कि राज से शुरू होते हैं। ठीक है। तो रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये हो गई पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार, अर्थात रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली ही काव्य है। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य को मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसे क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। ठीक है। काव्य की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, छंदों में बंधी रचना को काव्य कहा जाता है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है। छंदों में बंधी रचना को क्या कहा जाता है? काव्य कहा जाता है। काव्य के भेद के बाद चर्चा करते हैं। काव्य के भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है। श्रव्य काव्य क्या होता है? जिसे केवल सुना जाता है। दृश्य काव्य क्या होता है? जिसे सुना भी जाता है और साथ ही साथ देखा भी जाता है, वह हमारा दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब बात करें प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य के कितने भेद होते हैं? तो मुक्तक के भी 2 भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। ठीक है। तो ये था अपना श्रव्य काव्य का वर्गीकरण। श्रव्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक काव्य के 2 भेद, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक।
दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य के दो भेद हैं, एक है नाटक और दूसरा क्या है, एकांकी। ठीक है, नाटक और एकांकी जो है, एकांकी का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं प्रहसन। क्या कहते हैं, प्रहसन। ठीक है, अब इन सब के बारे में अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं, दृश्य काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, एकांकी, पाठ मुक्तक, गे मुक्तक, इन सब को अपन डेफिनेशन से भी पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य जिस काव्य को पढ़ कर के या सुन कर के आनंद लिया जाता है, मैंने आपको बताया भी, पढ़ कर के या सुन कर के, देख कर के नहीं। अगर देख कर के भी बात आ गई तो फिर वो क्या बन जाता है, दृश्य काव्य। ठीक है, तो पढ़ कर के या सुन कर के आनंद लिया जाता है वह हमारा होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्लियर हो गया ना, श्रव्य काव्य की परिभाषा। हाँ, अश्रव्य काव्य में क्या क्या आता है, जैसे कविता का पाठ करना या कविता पढ़ना। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, पहला भेद है अपना प्रबंध काव्य। अब देखो, प्रबंध काव्य हेडिंग डालिए, प्रबंध काव्य में देखते हैं। प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है। अब श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है लाइन से होती है, यानी क्रम से होती है। यानी कि जैसे अगर अपन कुछ देख रहे हैं तो हमें उसके पहले की बात पता होनी चाहिए। अगर अपन ने कोई एकाध क्रम छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो प्रबंध काव्य है इसका पूर्व पदों से संबंध होता है। क्या होता है, पूर्व पदों से संबंध होता है। क्लियर हो गया। तो प्रबंध, अगर ये सीधा एक शब्द में उत्तर में पूछा जाता है कि किस छंद का पूर्वा पर संबंध होता है, तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, प्रबंध काव्य। चलिए अब बात करते हैं कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में अपन को बहुत डिटेल से पढ़ना है। महाकाव्य के गुण पढ़ना है, विशेषताएं पढ़नी है, जिसे गुण को ही विशेषता कहते हैं, लक्षण पढ़ना है, दो महाकाव्यों के नाम लिखना है, महाकाव्य उनको उनके लेखक कौन कौन है वो लिखना है, खंड काव्य के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, खंड काव्य के गुण पढ़ना है अपन को, खंड काव्य के लेखकों के नाम, दो खंड काव्यों के नाम लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न में मतलब पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपन पढ़ेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। चलिए तो अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ आपसे प्रबंध काव्य के बारे में ही, कुछ बच्चों को भी समझ में नहीं आया। प्रबंध काव्य के बारे में जो बच्चों को समझ में नहीं आया उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि अपन रामायण देख रहे हैं, अब रामायण में अपन देख रहे हैं डायरेक्टली सीताहरण। तो सीताहरण जैसे ही देखा तो अपने मन में एक दिमाग में आ जाता है कि यार सीता जी को चोरी क्यों किया गया था, रावण ने क्यों चोरी किया है। ठीक है, तो हमें उसके पहले की बात पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना, यही होता है पूर्व पदों से संबंध होना। क्लियर हो गया। चलो महाकाव्य, तो महाकाव्य में क्या होता है, इसमें किसी महान पुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, इसका कलेवर विस्तृत होता है, महाकाव्य अनेक सर्गों वाला होता है और इसका श्री गणेश मंगलाचरण से होता है। किससे होता है, मंगलाचरण से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महाकाव्य के गुण लिखिए, महाकाव्य के लक्षण लिखिए, महाकाव्य की विशेषताएं लिखिए, तो आपको यही लिख देना है कि इसमें महान पुरुष के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, यानी जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन होता है। इसका कलेवर जो होता है वो क्या होता है, विस्तृत होता है। इसमें अनेक सर्ग होते हैं। कितने होते हैं, अनेक, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके सर्ग होते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है। किससे होती है, मंगलाचरण से। अब देखते हैं महाकाव्य के नाम और उनके लेखकों के नाम की, कौन सा महाकाव्य किसने लिखा है। तो सबसे पहला नाम आता है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। दूसरा है कामायनी, तो कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा है प्रिय प्रवास, इसके लेखक हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। और चौथा है साकेत, साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ऐसा नहीं है कि ये चार ही महाकाव्य होते हैं, बहुत सारे महाकाव्य होते हैं, लेकिन अपने पेपर में केवल 2 पूछे जाते हैं, इस वजह से हमने 2 की जगह पर 4 लिख दिए हैं। क्लियर हो गया। चलो रामचरितमानस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तब आप आंसर लगाएंगे रामचरितमानस। क्लियर हो गया। कामायनी जो है छायावादी युग का महाकाव्य है। किस बात का युग है, किस बात का वो काव्य है, महाकाव्य छायावादी युग का, याद रखे रहना। चलिए खंड काव्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो खंड काव्य में किसी महान पुरुष के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। क्या होता है, महाकाव्य में जीवन से लेकर जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में किसी एक घटना का वर्णन होता है। ठीक है, इसका कलेवर सीमित होता है,
इसमें एक या दो सर्ग होते। देखिए महाकाव्य में कई सर्ग थे, 8 या 9 भी सर्ग होते हैं, लेकिन जो खंड काव्य होता है इसमें या तो एक सर्ग होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो सर्ग होते हैं, इससे ज़्यादा सर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, सर्ग को अगर बात करें तो अध्याय बोल सकते हैं अपन, साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, अध्याय। ठीक है, तो खंड काव्य के लेखकों के नाम और खंड काव्यों के नाम नीचे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला खंड काव्य अपना रश्मि रथी। तो रश्मि रथी जो हैं इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पंचवटी, पंचवटी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। सुदामा चरित्र, तो इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इन दोनों खंड काव्यों के लेखक जो हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की थी, तो तुलसीदास जी की भक्ति जो थी वो थी दास भाव की। क्लियर हो गया। महाकाव्य और खंड काव्य में अब अंतर आता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं अपन अंतर, एक साइड महाकाव्य और एक साइड खंड काव्य। महाकाव्य जो होता है इसका कलेवर विस्तृत होता है और खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है। दूसरा अंतर, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। फिर तीसरा, महाकाव्य में अधिक रसों, अधिक छंदों और अधिक अलंकारों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में कम रसों, कम छंदों और कम अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटा होता है। ठीक है, तो ये तीन अंतर अपन को समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं? चलिए एक बार फिर से तीन देख लेते हैं। इसका कलेवर कैसा होता है, विस्तृत होता है। किसका? महाकाव्य का। तो खंड काव्य का कैसा होता है, सीमित होता है। महाकाव्य का आकार कैसा होता है, बड़ा। तो खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में अधिक रसों, अधिक छंदों, अधिक अलंकारों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में कम रसों, कम छंदों का और कम अलंकारों का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण घटना या संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन होता है। किसमें? महाकाव्य में। और खंड काव्य जो होता है, तो खंड काव्य में किसी एक घटना का वर्णन होता है। क्लियर हो गया। जैसे सुदामा चरित्र में केवल सुदामा जी के मिलने का वर्णन किया गया है। तो ये देखो चौथा अंतर भी इसमें, पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। तो भाई बड़ा है जब महाकाव्य, तो इसमें पात्रों की संख्या क्या होगी, अधिक। खंड काव्य छोटा है तो इसमें पात्रों की संख्या क्या होगी, कम। ये आपको बता भी चुके हैं 5वां पॉइंट कि नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। फिर ये इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। तो महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के लेखक कौन हैं, तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। दूसरा उदाहरण यहाँ पर कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर खंड काव्य में उदाहरण है पंचवटी, तो पंचवटी के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और दूसरा उदाहरण है सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र के लेखक कौन है, नरोत्तम दास। तो इतना अपना काव्य के बारे में अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके अपन, काव्य की परिभाषा पढ़ चुके, काव्य के विभिन्न विद्वानों ने काव्य की क्या क्या परिभाषाएं दी, काव्य के भेद क्या होते हैं। काव्य के भेदों के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अभी कौन सा, श्रव्य काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे थे प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते थे, महाकाव्य और खंड काव्य। और दोनों काव्यों के बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, महाकाव्य के बारे में भी, खंड काव्य के बारे में भी। महाकाव्यों के उदाहरण भी अपन ने याद कर लिए, खंड काव्य के उदाहरण भी याद कर लिए, महाकाव्य के लेखकों के नाम भी याद कर लिए, खंड काव्य के लेखकों के नाम याद कर लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था हमारा, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी हमने याद कर लिए। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है अपना प्रबंध के बाद आता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य जो होता है, अब देखिए मुक्तक काव्य में ये आपको जो ऊपर वाली दो लाइनें हैं इनको छोड़ देना, आपको कठिन लगेगा। नीचे से देखिए दो लाइनों के बाद, जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो, अपने भाव की समझ में स्वयं समर्थ हो, ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। अगर इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके से कहा जाए तो जिसका पूर्व पदों से कोई संबंध नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। और जिसका पूर्व पदों से संबंध होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। बस इतना सा अंतर है। अब देखो मुक्तक काव्य में बिहारी द्वारा रचित, बिहारी जो सतसई है, ठीक है, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर हैं, ये आपके काय के उदाहरण हैं, मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, जैसे प्रबंध के दो भेद होते हैं ना, महाकाव्य और खंड काव्य, वैसे ही मुक्तक के भी दो भेद होते हैं, एक पाठ्य मुक्तक और दूसरा क्या होता है, गेय मुक्तक।
पाठ्य मुक्तक का अर्थ क्या होता है? जिसको केवल पढ़ा जाता है। गेय मुक्तक का अर्थ क्या होता है? जिसको मतलब गाया जाता है। चलिए पाठ्य मुक्तक की डेफिनेशन देखते हैं। तो पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं जिसमें किसी एक भाव या अनुभूति की गहनता होती है। बिहारी, कबीर, रहीम, तुलसीदास जी के जो दोहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पाठ्य मुक्तक के। अब गेय मुक्तक जो है, तो गेय मुक्तक में संगीतात्मकता या गेयता विद्यमान रहती है, या अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे मुक्तक जिनको गाया जाता है गेय मुक्तक कहलाते हैं। जैसे सूरदास के पद, मीराबाई के पद, तुलसीदास जी के पद, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? गेय मुक्तक के अंतर्गत आ जाते हैं। गेय मुक्तक के बाद अब आ जाते हैं अपन दृश्य काव्य। ठीक है, पूरा श्रव्य काव्य कंप्लीट हो गया। दृश्य काव्य में देखें, काव्य का वह स्वरूप जिसमें अंतर्निहित आनंद की अनुभूति रंगमंच पर अभिनय इत्यादि को देख करके होती है, दृश्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य का आनंद शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग समान रूप से ले सकते हैं। देखो इसके दो भेद होते हैं, एक नाटक और एकांकी, जिसको हमने आपको बताया था कि एकांकी को प्रहसन भी कहते हैं। और इसको सरल तरीके से सीधा डिफाइन ये किया जा सकता है, वह काव्य जिसका आनंद आँखों से देख करके, कानों से सुन करके लिया जाता है, दृश्य काव्य कहलाता है। जैसे नाटक है, उसको अपन क्या करते हैं? देखते हैं, तो अपन को क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, वही हमारा क्या आता है? दृश्य काव्य के अंतर्गत। क्लियर? दृश्य काव्य के दो भेद हैं, एक नाटक और दूसरा है एकांकी। तो नाटक के बारे में चर्चा करते हैं। नाटक जो है वो नट धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का अभिनय। क्या होता है? सात्विक भावों का अभिनय। ठीक है, नाटक में कई अंक होते हैं और विशद मानव जीवन को रंगमंच पर क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी जो होता है ये भी इस रंगमंच पर होता है, लेकिन बस अंतर क्या है कि इसमें एक अंक होता है या जीवन की किसी एक पहलू का वर्णन होता है, जबकि जो नाटक होता है इसमें लगभग संपूर्ण जीवन का वर्णन हो सकता है। उसी प्रकार से हो गया जैसे हमारा महाकाव्य और खंडकाव्य। ठीक है, बस अंतर क्या है? इनको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसको रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसको पढ़ा जाता है, इसको देखा जाता है, इतना अंतर है। तो नाटक और एकांकी में भी अंतर आता है बहुत ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आता है, उसी प्रकार से नाटक और एकांकी में भी अंतर आता है। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में बिल्कुल सिंपल तरीके से अंतर मैं इस वीडियो में भी समझा चुका हूं और अलग से भी वीडियो उसकी 2 या 3 मिनट की बना चुका हूं। नाटक और एकांकी में भी अंतर आपको क्या कर चुका हूं, अलग से वीडियो बना दी गई है। अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर साधारण तरीके से देखना चाहे तो एक सिंपल सी वीडियो 2-2.5 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा नाटक और एकांकी के बारे में अंतर हमने आपको पढ़ा दिया है। तो दृश्य काव्य आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दृश्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो दृश्य काव्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है नाटक और दूसरा होता है एकांकी। ठीक है, नाटक जो है किस धातु से बना हुआ है? तो नट धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सात्विक भावों का अभिनय। नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नाटक में एक अंक होता है या फिर अनेक अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक का आकार बड़ा होता है या एकांकी का? तो नाटक का आकार बड़ा होता है। क्लियर हो गया? नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है या एकांकी में? तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी, एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होगी? कम होगी। नाटक में लगभग संपूर्ण जीवन का वर्णन होगा, एकांकी में किसी एक पक्ष का वर्णन होगा। हो गया? चलिए अब बात करते हैं चंपू काव्य। अब कुछ विद्वानों ने एक अलग से काव्य इसको माना है चंपू काव्य को। ठीक है, वैसे काव्य के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। तो चंपू काव्य होता क्या है? तो ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। क्या हो? गद्य भी हो और पद्य भी हो, यानी गद्य और पद्य मिश्रित रचना को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहा जाता है। पहले ये काव्य संस्कृत में देखने को मिलते थे, संस्कृत में अधिक देखने को मिलते हैं, और हिंदी में 1 या 2 जगह ऐसा देखने को मिलता है। उन काव्यों को नाम दे दिया गया चंपू काव्य। ठीक है, चंपू काव्य का उदाहरण जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध चंपू काव्य है, जिसका नाम है सिद्धराज। क्या नाम है? सिद्धराज। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ऐसा काव्य जिसमें गद्य तथा पद्य मिश्रित रूप में प्रयोग होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसका प्रचलन संस्कृत साहित्य में था, हिंदी में कहीं कहीं देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो आपसे सीधा क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है गद्य और पद्य मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है, तब आप उत्तर इसका लिख दोगे चंपू काव्य, बस। अगला है अब यहाँ पर पॉइंट
मुक्तक काव्य की विशेषताएं। तो मुक्तक काव्य की जो विशेषताएं होती हैं, नंबर 1, इसमें प्रत्येक छंद बिना पूर्व पद संबंध के स्वतंत्र होता है। दूसरी विशेषता, पाठक की उस पर दृष्टि पड़ते ही उसका भाव स्पष्ट हो जाता है। तीसरा, इसमें किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान रहती है। चौथा, कथा तत्व का प्रायः अभाव पाया जाता है। चलिए अब इन चारों को डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। पहला, इसमें प्रत्येक छंद बिना पूर्व पर संबंध के स्वतंत्र होता है। देखो नाम से स्पष्ट है मुक्तक, तो मुक्तक का मतलब होता है स्वतंत्र। अब इसकी विशेषता ये होती है कि जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया वहीं से हमें समझ में आने लगता है। हमें ये जरूरी नहीं रहता कि हमें पूर्व के पदों के बारे में ध्यान देना है। जैसे कि अगर अपन किसी रहीमदास जी का दोहा ले लें, कबीरदास जी का दोहा ले लें। जैसे कबीरदास जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ होएगा बहुरी करेगा कब। तो जैसे ही हमने इसको पढ़ा तो अब हमें ये नहीं मतलब इसके पहले के पद को समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये पढ़ा, हमें इसी से इसका अर्थ क्या होने लगा है, समझ में आने लगा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका पूर्व के पदों से कोई संबंध नहीं होता, यानी स्वतंत्र होता है। दूसरा, पाठक की उस पर दृष्टि पड़ते ही उसका भाव समझ में आ जाता है, जो कि मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। जैसे ही अपन ने पढ़ा उसका अर्थ अपन को समझ में आ गया। इसमें किसी रस विशेष की गहन अनुभूति विद्यमान रहती है। इसमें कोई ना कोई एक रस होता है। जैसे अभी काल करे सो आज कर में था, तो इसमें आपका कौन सा था, काल करे सो आज कर, यानी कि आज करे सो अब, पल में पड़ होएगा बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो शांत रस है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी जो विकल्प हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला विकल्प है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, विश्वनाथ जी की है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। अगर शुरू से देख रहे हो तो आप आंसर बता दोगे, तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। दूसरा, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दें, महाकाव्य और खंड काव्य। क्लियर हो गया। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जीवन का विशद चित्रण किसमें होता है। विशद का मतलब होता है भैया पूर्ण तरीके से। तो आपको ये भी पता है कि महाकाव्य में जीवन का विशद वर्णन होता है। खंड काव्य में तो जीवन का खंड चित्रण होता है या किसी एक घटना का वर्णन होता है। मुक्तक काव्य भी अपन पढ़ ही रहे थे कि जहाँ से अपन ने पढ़ना शुरू किया वहीं से समझ में आने लगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मुक्तक काव्य कहलाता है। अब और जो इसके साथ पूछा जाता है, जैसे पंडित राज जगन्नाथ की डेफिनेशन भी आप याद कर किए रहना कि रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम किसकी परिभाषा है, तो पंडित राज जगन्नाथ की। चलिए खाली स्थान पर बात करते हैं। प्रबंध काव्य के ... भेद होते हैं। तो ये आंसर आप लोग सब दे सकते हो। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। दूसरा, पंचवटी हिंदी का ... क्या है। ठीक है, तो इसको जब आपको बता चुके हैं, पंचवटी के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त है कि नहीं। और हमने आपको खंड काव्य में इसका बताया है कि खंड काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। तो पंचवटी हिंदी का क्या है, खंड काव्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं ये बात आपको कमेंट में बतानी है। चलिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है। बात वही आ गई है कि जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन किस में होता है। तो ये भी आपसे बन जाएगा, लेकिन चलो फिर भी बता रहे हैं। जो बच्चा अगर यहीं से देख रहा होगा तो उसको अपन को स्टार्टिंग से अगर जिसने देखा है तो उससे तो आंसर बन ही जाना है। तो इसका आंसर क्या है, महाकाव्य। दूसरा, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं, इसका भी आंसर बन जाएगा। एक ही सर्ग होता है उसको खंड काव्य कहते हैं। तीसरा, पूर्वा पर संबंध से मुक्त काव्य क्या कहलाता है, अभी बताया है, मुक्तक काव्य कहलाता है। और प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो अभी आपसे खाली स्थान में पूछा गया है। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं, 2-2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। कितने दिए हैं, 10। और मैं आशा विश्वास के साथ आपके साथ कह रहा हूँ कि इन 10 में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th, किसी भी क्लास के अगर छात्र जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रश्न आपका इसी में से आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम। तो आपको बिल्कुल मालूम है। 2 खंड काव्यों के नाम, उनके रचनाकारों के नाम आपको पढ़ाए गए हैं। महाकाव्य के लक्षण आ जाएं, गुण आ जाएं या विशेषता, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, खंड काव्य के लक्षण, गुण या विशेषताएं ये भी बन जाएंगे। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 6वां क्वेश्चन, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा।
तो आपसे बन जाएगी रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। काव्य की परिभाषा लिखते हुए काव्य के दो भेद बताना है तो आप बता सकते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं ये भी आप बता सकते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य, नाम लिखिए की बात चल रही है। मुक्तक काव्य की विशेषताएं, तो जब सबसे लास्ट में अपना ये अपन ने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको मुक्तक काव्य के बारे में, उसके बाद से अपने जब मुक्तक काव्य पढ़ने के बाद से ही अपने खालिस्तान विकल्प ये सब आरंभ हुए थे। ठीक है, यानी इसके बाद अपन ने ये पढ़े थे। अब आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको महाकाव्य और खंड काव्य के लक्षण नहीं बनते हैं अलग से तो या कठिन लगते हैं, तो अगर आपसे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बनता है तो जब महाकाव्य में के लक्षण पूछे जाए तो पूरे महाकाव्य के पॉइंट लिख देना, 6-7 ठो जितने भी हमने लिखवाए। ठीक है। खंड काव्य के लक्षण पूछे जाए तो खंड काव्य वाले लिख देना, क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपका पूरा का पूरा जो काव्य था, ये काव्य 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों का काव्य पूरा कंप्लीट है। इस वीडियो में अगर आपने पूरा देखा है तो इससे बाहर कोई भी पेपर में आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगले वीडियो में आपसे